अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, आज 3-4 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और बहुत अहम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और वो आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब जेल के अंदर थे, लेकिन उन्होंने जो बात की थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। उन्होंने जेल जाने से पहले जो बात की थी और जेल जाने के बाद जो उन्होंने बात की वो सब दुरुस्त साबित हो रही है। कुछ साबित हो चुके हैं और कुछ साबित हो रही है। इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि मरियम नवाज साहिबा ने करप्शन से जो है ना एलर्जी का ऐलान किया है। यानी करप्शन उन्होंने अपना रेड लाइन जो है ना तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि जो करप्शन है ये मेरे लिए रेड लाइन है। ये भी आपको बताएंगे और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ इसलिए है कि वो खातून करप्शन को रेड लाइन कहते हैं जिसकी दास्तान जो है ना पूरी दुनिया में छपी हुई है। न सिर्फ उसकी बल्कि इसके पूरे ख़ानदान की दास्तान जो है ना करप्शन की दास्तान पूरी दुनिया में छपी है। पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अखबारात ने छपी हुई है। इसके हवाले से हमारे पास बहुत ज़्यादा अहम डिटेल है जो आप लोगों के सामने रखेंगे। फिर इसके बाद आपको बताएंगे कि फॉर्म 45 में भी तब्दीली की जा रही है। यानी जैसे फॉर्म 47 के अंदर तब्दीली की गई थी, इस दफ़ा फॉर्म 45 के अंदर तब्दीली की जा रही है और कुछ लोगों ने यह दावा किया, ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे और इसके हवाले से अहम डिटेल है वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि काजी फायज ईसा साहब ने जो मजहबी फैसला दिया है इस पर अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है और उलमाए किराम का क्या रद्द-ए-अमल है, ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे। इसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम डिटेल है जो आप लोगों के सामने हमने रखने हैं। सबसे पहले आते हैं आपको बता दें कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उन्होंने जो कुछ कहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा है। उन्होंने ऐसे कह दिया था कि और वो उन्होंने बार बार कहा था कि ये नूरा किश्ती खेलते हैं। ये साबित हुआ है कि वो इस इलेक्शन के बाद उन्होंने किस तरह नूरा किश्ती जो है ना उन्होंने खेली है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये दोनों जो है ना एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ये भी साबित हुआ है। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए थे और इसी के साथ साथ जो है ना बिलावल भुट्टो साहब ने भी इल्ज़ाम इमरान खान साहब के ऊपर लगाया था। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान साहब जो है ना जरदारी और इमरान खान साहब एक सिक्के के दो रुख हैं। इसी तरह आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान और नवाज शरीफ साहब जो है ना एक जैसे हैं और ये मिलकर सब कुछ करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सच साबित हुआ है। अभी बिलावल भुट्टो साहब ने एक शिकवा किया और ये शिकवा उन्होंने उस वक्त किया जब वो इलेक्शन के बाद जा रहे थे और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और ये इंटरव्यू उन्होंने चलते हुए दिया था मीडिया को। उन्होंने कहा था कि हमने इमरान खान साहब से बात करने की कोशिश की लेकिन वो बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, वो हमसे बात नहीं करना चाहते। ये भी सच साबित हुआ है कि इमरान खान साहब ने जो कहा था वो कि ये दोनों इकट्ठे हैं, वो भी सच साबित हो रहा है। जैसे उन्होंने कहा था कि ये बंदर बांड कर रहे हैं और बंदर बांड ये किस तरह कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि ये जो ना हुक्मरानी करते हैं पाकिस्तान के अंदर, बारी बारी करके हुक्मरानी करते हैं और अब उन्होंने डिवाइड भी कर दिया, उन्होंने तकसीम भी कर दिया कि सूबाई असम्बली किस किस के पास जाएंगे और जो है ना विफाक के अंदर कौन हुक्मरानी करेंगे। तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा तो उनके कंट्रोल में नहीं आई क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में अवाम इतने ज़्यादा निकल आए थे कि वहाँ पे मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन पंजाब के अंदर उन्होंने आसानी जो है ना ये डिसाइड कर दिया कि अब पंजाब के ऊपर जो है ना पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत करेगी और सिंध के अंदर जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरानी करेगी और जो है ना बलूचिस्तान के अंदर जो है ना इन दोनों की हुकूमत बनेगी और मिलजुल कर जो है ना बलूचिस्तान के ऊपर ये हुकूमत करेंगे। ये उन्होंने कर दिया। फिर ये इनके तरीक़ाई वारदात भी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को एक ऑफर भी दिया था और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस हवाले से कि उन्होंने कहा था कि आप जो ना पहले 3 साल हम पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करेंगे, यानी वज़ीर-ए-आज़म जो होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा और आखिरी 2 साल जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिए जाएंगे। यानी बिलावल भुट्टो साहब जो है ना आखिरी 2 साल में जो है ना वो हुक्मरानी करेंगे। लेकिन जरदारी साहब बहुत ज़्यादा चालाक थे और उन्होंने इस चालाकी के हवाले से उन्होंने अपने आप को निकाल दिया था क्योंकि अगर ये 3 साल हुक्मरानी करते तो आखिरी 2 साल तो पाकिस्तान में बहुत कम जो है ना वज़ीर-ए-आज़म गुजार लेते हैं। अगर ये गुजारते भी तो पहले 3 साल में जो मलबा होना था वो सब के सब जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर पड़ जाता। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते लेकिन वो सिर्फ हालात को देखना चाहते हैं। अभी तो वो जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे।
اور یہ غیر مشروع طور پر جو ہے نا یہ شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن حکومت کا حصہ بننے بغیر یہ نہیں رہ پائیں گے۔ یہ حالات کو دیکھیں گے، اگر حالات بہتر گئے تو یہ جو ہے نا ہر حال میں جو ہے نا حکومت کا حصہ بنیں گے، کیونکہ حکومت کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب جو ہے نا یہ صرف اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی بندہ ان کو یہ شورٹی دے، یہ گارنٹی دے، اور اس بات کی یقین دہانی چاہیے، ان کو اس بات کی گارنٹی چاہیے کہ یہ حکومت جو ہے نا اپنا وقت پورا کرے گا، کیونکہ عموماً پاکستان کے اندر جو ہے نا حکومت اپنا وقت پورا نہیں کر پاتا، اور اس حکومت کے لیے یہ اس لیے بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ انہی کے اوپر جتنے بھی ایلیگیشن ہیں، اور بالخصوصاً جو عوامی رد عمل آئے گا اور عوامی احتجاج ہوگا، اس کا سامنا کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انٹرنیشنل طور پر بھی اس حکومت کو تسلیم کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ بھی بہت بڑا اہم سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اس حکومت کے اندر جتنی دھاندلی ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ اتنی دھاندلی ہوئی ہو، اور اس دھاندلی کی وجہ سے اس انتخابات کی کریڈیبلٹی جو ہے نا پہلے سے کھو چکی ہے، اب اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے نا بہت سے سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے، اور انہوں نے یہ بات جیل کے اندر بھی کی تھی، اس کے اوپر بہت سے مقدمات بھی بنائے گئے ہیں۔ اس کے پارٹی کرائسس میں ہے، الیکشن میں جو ہے نا انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا، لیکن اس کرائسس کے وقت وہ جیل کے اندر ہے، اور یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ اچھا موقع تھا کہ وہ جو ہے نا پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے جاتے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنا لیتے، لیکن انہوں نے جو بات کہی تھی وہ اپنے موقع پہ ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے، اپنے موقع پہ کھڑا ہے، اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے سے بالکل قطعاً انہوں نے انکار کر دیا، اور وہ کبھی بھی ان کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے، کیونکہ یہ ان کے پاس ایک آپشن تھا۔ اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے جاتے تو عمران خان صاحب کے جیل کے جو معاملات ہیں وہ بھی جو ہے نا ختم ہو جاتے، وہ جیل سے باہر آ جاتے، اور ساتھ ساتھ ان کے اور باقی جو پرابلمز ہیں وہ بھی سارے ختم ہو جاتے، اور یہ جو ہے نا کچھ عرصے بعد جو ہے نا اقتدار میں بھی آ جاتے اور ان کو اقتدار بھی مل جاتا، لیکن انہوں نے اس آفر کو ٹکرا دیا، انہوں نے اقتدار کو بھی ٹکرا دیا، اور اپنے موقف کے اوپر کھڑے ہیں، اور اپنے موقف سے یہ جو ہے نا بالکل پیچھے ہٹ نہیں رہے ہیں۔ اب آپ کو میں مزید بتاؤں گا کہ CNN کی ایک رپورٹ آئی ہے، اور ان کے کچھ جملے جو نا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہیں، اور انٹرسٹنگ اس حوالے سے کہ پاکستان کے انتخابات کے اندر کیا ہوا ہے، اور اب جو حکومت بننے جا رہی ہے یہ کس کے خلاف بننے جا رہی ہے۔ انٹرسٹنگ بات ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جو ہے نا CNN کی رپورٹ پاکستان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک الائنس حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور یہ حکومت عمران خان صاحب کی اگینسٹ بنانے جا رہی ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ یہ ڈائناسٹک پولیٹیکل پارٹیز کا نام انہوں نے اس کو دیا ہے کہ یہ ایک خاندانی پارٹیز ہے۔ یہ جو ہے نا CNN کی رپورٹ میں انہوں نے یہ لکھا ہے، ان میں مروثیت چلتی ہے، ایک اتحادی حکومت بنانے جا رہے ہیں، 2 ہفتے ہو گئے عمران خان کو پاور سے باہر رکھنے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے بڑی زبردستی کے ساتھ جیل میں ہونے کے باوجود زیادہ تر سیٹیں جیتی ہے ملک کے اندر کنٹروورشل الیکشن کے نتیجے میں، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت زیادہ کنٹروورشل الیکشن تھا، لیکن اسی کے باوجود عمران خان صاحب کو برتری اس الیکشن میں ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کا ماننا ہے کہ یہ لوگ ملک کو دوبارہ لوٹیں گے، یعنی یہ CNN کا ماننا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ دوبارہ ملک کو لوٹیں گے جس طرح انہوں نے پہلے لوٹا ہوا ہے۔ عمران خان نے ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کیا، اور پبلک نے ان کو بہت زیادہ اوٹ بھی دیا ہے کہ ابھی تک حساب کتاب سیدھا نہیں ہو پا رہا ہے، اور جو لوگ جو بیچارے یہ حساب کتاب کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس حساب کو کس طرح جو ہے نا مکمل کیا جائے، کیونکہ وہ حساب کتاب میں بہت زیادہ کمزور ہے، یعنی ایک طرف وہ اوٹ کو زیادہ کرتے تو دوسری طرف کم پڑ جاتے ہیں، دوسری طرف زیادہ کرتے تو ادھر کم پڑ جاتے ہیں، صوبائی اسمبلی میں بڑھاتے ہیں تو قومی اسمبلی میں کم پڑ جاتے ہیں، قومی اسمبلی میں بڑھاتے ہیں تو صوبائی اسمبلی میں جو ہے نا کم پڑ جاتے ہیں۔ جو فارم 47 انہوں نے جاری کیا تھا، اس کو فارم 45 کے ساتھ جو ہے نا میچ کرنے کی بھی اب کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس دونوں کو جو ہے نا کس طرح جو ہے نا مینیج کیا جائے کہ لوگ اسی کے اوپر یقین کریں، اگر عدالتوں کے اندر یہ فیصلہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی دکھا دیا جائے کہ یہ جو ہے نا یہ اوریجنل جو ہے نا فارم ہے، اور ان کے پاس جو موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یا پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو فارم 45 موجود ہے وہ جو ہے نا جعلی ہے۔ اس میں بھی ابھی جو ہے نا عجیب و غریب قسم کی غلطیاں، لیکن ایک جھوٹ بولنے کے لیے آپ کو بے شمار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ یہ نئے فارم 45 کے حوالے سے جو ہے نا
बंगश साहब ने जो कुछ कहा है वो कामरान बंगश साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। और कामरान बंगश साहब को आप जानते हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक़ है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है और ये खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम थे। उन्होंने लिखा है कि कामरान बंगश साहब ने कि लोग जो है ना ये जो फॉर्म 45 अब ये लोग फॉर्म 45 को तब्दील कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन के ऑफिस में देखा है कि बोरियाँ बंद पड़ी हुई है और फॉर्म 45 वहाँ पे फेंके हुए हैं। मैं DRO से मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये ज़ाया है, यानी जो ये फॉर्म 45 वहाँ पे पड़े ये सारे ज़ाया हो चुके हैं। उन्होंने कहा जब मैं वहाँ पे DRO के सामने बैठा तो उनसे मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये ज़ाया हो चुके हैं। अब आते हैं मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से कि मरियम नवाज़ साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया है और ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हैरान भी आपको कर देंगे कि आखिर जो है मरियम नवाज़ साहिबा ने इस वक्त में ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया है। इस पर मैं आप लोगों के सामने ज़रूर बात करूँगा और ये थोड़ा डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे। और जब तक मरियम नवाज़ साहिबा इस सीट के ऊपर बराजमान रहेगी तब तक हम उनको ये याद दिलाएंगे कि करप्शन आपकी रेड लाइन है, आपने करप्शन किसी भी हालात में नहीं करनी। लेकिन उनके जो ख़ानदान की तारीख़ है वो आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि उनके ख़ानदान की जो करप्शन की दास्तान है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अखबारात की सुर्खियाँ बन चुकी है। हम मरियम नवाज़ साहिबा को खुशामदीद कहते हैं पंजाब हुकूमत में या जो वज़ीर आला पंजाब, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख़ के पहले या पंजाब की तारीख़ के पहले ही खातूनी वज़ीर आला होंगी। तो लेकिन ये जिन वोटों के ऊपर ये जो है ना वज़ीर आला बन रही है ये चोरी की वोट है, इनको ये वोट नहीं पड़े हैं बल्कि ये वोट जो है ना बाकी पार्टियों को पड़े थे और उन्होंने से चोरी किए हैं। लेकिन करप्शन उनकी रेड लाइन बन चुकी है, तो इससे हवाले से इनके बात करते हैं। अगर ये करप्शन को जो है ना रेड लाइन कहते हैं तो इनको ये इल्म होना चाहिए कि इनके वालिद ने जो है ना अपार्टमेंट कैसे बनाई है लंदन के अंदर, इसको ये भी पता होना चाहिए कि पनामा का जवाब क्या है, इनको ज़रूर इसको पता होना चाहिए कि इनके चचा और इसके ख़ानदान के अकाउंट्स में करोड़ों अरबों रुपए कहाँ से आए। कम से कम इनको ये पता होना चाहिए कि चपड़ासियों के इनके जो चपड़ासी है और इनके जो ड्राइवर है इनके अकाउंट्स में करोड़ों और अरब रुपए कहाँ से आए हैं। इनको ये भी पता होना चाहिए कि लंदन में क्या कि उनके पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी इनको इल्म होना चाहिए। जो है ना हुदैबिया पेपर के अंदर क्या हुआ था, तौफीक में क्या हुआ था, लाजीजिया में क्या हुआ था, इनके ख़ानदान की जो करप्शन की कहानी है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अखबारात की सुर्खियाँ बन चुकी है। और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि उन्होंने कहीं पे भी इससे इनकार नहीं किया। इनके जो कहीं पे भी अगर इनके केस साल भी हो चुके हैं तो वो सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पर ये लोग उन केसेस से बाहर निकल चुके हैं। जैसे कि जरदारी साहब जो है टेक्निकल ग्राउंड पर जो है ना उनके केसेस हल हो चुके हैं, इसी तरह इनके भी टेक्निकल ग्राउंड पर जो है ना रिजॉल्व हो चुके हैं इनके जितने भी केसेस हैं। शरीफ ख़ानदान बेगुनाह है, कहीं पे भी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि शरीफ ख़ानदान जो ना ये बेगुनाह है और इनके ऊपर जो एलिगेशन है, जो इल्ज़ामात इनके ऊपर करप्शन के लगाए गए हैं ये सारे बेबुनियाद हैं और झूठे और ये जो है बिल्कुल मासूम हैं और इनको कहीं ना कहीं पे जो है ना मासूम साबित नहीं किया गया है, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पर ये लोग बाहर निकल चुके हैं। अब आते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से, और ये ख़बर जो ना काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से जो है ना जंगल में आग की तरह फैल रही है। एक मुतनाज़ा फैसला उन्होंने दिया, इसकी वजह से ये खबर आग की तरफ फैलते जा रहे हैं। ये फैसला तो 6 फरवरी को आया था। जो लोग अदालत से रिपोर्ट करते हैं उनको इसका अंदाज़ा था, क्योंकि वो पहले से रिपोर्ट कर चुके होते हैं, ऐसे हालात उन्होंने पहले भी देखे होते हैं और वो इसको जानते थे, लेकिन मुकम्मल फैसले आने तक उन्होंने इंतज़ार किया और इसके बाद उन्होंने इसी के ऊपर जो है ना बात की, क्योंकि एक मजहबी मामला था और जो है ना इसके मुकम्मल फैसले आने के बाद इसमें एक बोचाल आया। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो है ना बहुत से उलमाए किराम ने भी इसी के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया, आवाम ने भी दिया, लेकिन कुछ लोगों के रद्द-ए-अमल हम आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब के जो है ना रद्द-ए-अमल आप लोगों के सामने रखेंगे, क्योंकि इनका ताल्लुक जो है ना जमाती इस्लामी से है, जमात इस्लामी पाकिस्तान से है। डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब का रद्द-ए-अमल आया, वो कह रहे हैं कि 6 फरवरी को जो फैसला है 3 रुकनी बेंच ने एक इंतहाई मुतनाज़िया फैसला दिया है। फैसला आईन और कानून से मुतसादिम है। ये असल में जो मामला था वो तहरीफ शुद्दा कुरान शरीफ का था कि एक अक़लियत कादियानी इसको शाये कर रहे हैं। फिर इसके ऊपर एक GIT बनी, पंजाब कुरान बोर्ड के लेटर पर एक तहक़ीक़ करने के लिए दिया था। ये बात वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान के क़वानीन की मुखालिफत हुई है और फिर मुलजिम ने ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी और जब केस पाकिस्तान चीफ जस्टिस के पास गया तो न उन्होंने वकला को बोलने की इजाज़त दी और न उन्होंने वकला को बोलने की इजाज़त दी थी और न उन्होंने दलाइल सुने, जैसे कि वो पहले से फैसले कर बैठे थे, जैसे कि उन्होंने ये फैसला दिया है।
ये कौन कहता है? ये पराचा साहब कह रहे हैं। मजीद पराचा साहब कह रहे हैं कि फैसले के कई पहलू बहुत काबिल एतराज़ है। आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 20 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हर एक को मजहबी आज़ादी हासिल है, लेकिन पराचा साहब कहते हैं मगर इस आर्टिकल का आगाज़ इस बात से होता है कि कानून के मुताबिक यानी आज़ादी तो आपको हासिल है लेकिन कानून के मुताबिक है, यानी बेलगाम आज़ादी हासिल किसी को नहीं है। फिर उन्होंने मजीद कहा कि एक मुतनाज़िया किताब है तफसीर सगीर जैसे बैन किया जा चुका है, इसके पिलाने का एक रास्ता खोल दिया गया है। फिर उन्होंने मजीद कहा कि मुत्तफ़िक़ा ख़त्म नबूवत के बरअक्स है। उन्होंने कहा ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो है ख़त्म नबूवत के बरअक्स है। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान आइन के तशरीह और हिफाजत में नाकाम रहे, उन्हें इस्तीफ़ा देनी चाहिए। हम रंजीदा है 100 साल जद्दोजहद को नुकसान पहुंचा है। मजीद आपको बता दें कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इसी के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है। मौलाना फजल रहमान साहब लिखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का कादियानों को अपने मजहब की तबलीग के लिए इजाज़त देने का फैसला शरीयत, आइन और कानून के ख़िलाफ़ है, जिसको हम अलल ऐलान मुस्तरद करते हैं। ऐसे लगता है कि यह फ़ैसला मगरिब की ख्वाहिशात पर किया गया है। फैसले में पेश किए गए कुरान करीम के हवाले से गलत और बददियानती पर मबनी है, जो इनके शान नज़ूल और पस मंज़र से कोई मुताबिकत नहीं रखते। आइमा और खुतबा अपने खुतबों में इस फैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे। जमात उलमा इस्लाम ने कानूनी टीम से मशावरत के बाद इस फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की अपील दायर करने और इसके ख़िलाफ़ फरीक बनने का फ़ैसला किया है। फिर आगे चलते आपको बता दें कि मौलाना अब्दुल गफूर खैदरी साहब, जिनका भी मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी से ताल्लुक़ है, उन्होंने भी इसी के ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने लिखा है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का फैसला आइनी शरीयत और कानून के ख़िलाफ़ है, जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। हम कुरान मजीद की हुर्मत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस और ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने पाकिस्तानी अवाम और मुसलमानों की दिल आज़ारी की है, लिहाजा हम मुतालिबा करते हैं कि फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो। यानी ये एक जो मजहबी मामला है और इसको बहुत एहतियात से देखना चाहिए। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।